नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार वर्मा ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी अरिहंत प्रकाशन की बुक का फर्स्ट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम बता रहे थे आपको कि दुर्घटनाओं के क्या कारण हो सकते हैं, काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। तो उसमें से 3-4 काजेज पढ़ा गया था और छूट गया था बाकी। आज की क्लास में इसको अटेंड करिए। क्या लिखा गया है देखिए, पढ़िए इसको। असुरक्षित हस्त औजार, अनसेफ हैंड टूल्स, मतलब कि यहाँ देखिए मशीनों का रख रखाव ठीक ना होने के कारण मशीनें असुरक्षित अवस्था में भी प्रयोग होती रहती हैं, जो अवश्य ही एक दिन दुर्घटना का कारण बन जाती है। ये तो मशीन की बात हुई। जैसे कोई मशीन है, उसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, ठीक। सपोज दैट कोई ऐसी मशीन है जो रेल ट्रैक पे ऐसे चल रही है। मान लीजिए कि एक कटिंग मशीन है। कौन सी कटिंग मशीन? ऑक्सीजन या गैस कटिंग, LPG कटिंग कोई मशीन है। और वह किस पे चल रही है? एक ट्रैक है, उस पे चल रही है। रेल का ट्रैक बना हुआ है, बड़ी सी मशीन है। प्लाज्मा वगैरह भी हो सकती है। प्लाज्मा मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं जो कि रेल का ट्रैक बना रहता है, उसी पर चलती रहती हैं। CNC मशीनें होती हैं। जैसा शेप एंड साइज आप काटना चाहें, ऐसे 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 जैसा काटना चाहें, एक बार डायग्राम बना के फीड कर दीजिए उस मशीन में, उसके बाद वो अपने आप काटती रहेगी। आप बैठिए आराम से। किसको काटती रहेगी? लोहे की सीट को, मोटी मोटी लोहे की सीटों को काटती रहेगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि प्रॉपर रख रखाव नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, फिर क्या दिक्कत होगी? मान लीजिए कि उसकी बियरिंग टूट गई है और वह चल रही किसी तरह से, तो बियरिंग टूटने पर एक तो प्रॉब्लम होगी कि खट खट आवाज़ करेगी, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो जाब आपका है, हो सकता है कि जो जाब कट कर रहा था, अभी जैसे मैंने डिज़ाइन बनाया ऐसे कोई जाब है, उसको कट कर रही है मशीन, लेकिन वो जाब का एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगा। हो सकता है कि बियरिंग टूटने के कारण या साफ्ट वगैरह घिस जाए, साफ्ट घिस जाए तो पहिया आपका ट्रैक से उतर जाए नीचे। तो ट्रैक से नीचे उतर जाए तो आप उस मशीन पे बैठ के काम करें, आप भी गिर जाएंगे नीचे, चोट लग जाएगी। या मान लीजिए कोई ओवरहेड क्रेन है, जो हमारे सर के ऊपर क्रेन चलती है, उसको ओवरहेड क्रेन बोला जाता है। ओवरहेड क्रेन है, उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। एक कोई नट बोल्ट है, नट बोल्ट लूज हुआ, खुल के गिर गया, आप नीचे से जा रहे हैं उसके, और संजोग से आपके सर पे गिर गया। हेलमेट नहीं लगाए हैं तो बहुत बड़ी दुर्घटना। हेलमेट लगाए हैं तब भी हेलमेट को फट जाए। रीजन क्या है कि ऊपर से कोई एक छोटा सा 50 ग्राम का अगर बोल्ट गिरता है और यहाँ नीचे लगेगा ना, तो बहुत तेज से लगेगा। तो या क्रेन चल रही है, ओवरहेड क्रेन है, ऊपर चल रही है, ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस आप नहीं कर रहे हैं। रेल ट्रैक के जो नट बोल्ट्स हैं उनको प्रॉपर टाइट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है क्रेन ही गिर जाए नीचे, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रा है, JCB मशीनें हैं, क्या है, हाइड्रा कोई चीज़ को उठाया हुआ है, हाइड्रा का सीलिंग रोप टूट जाए। सीलिंग रोप मतलब जो लोहे की रस्सी होती है, जिससे जो ऐसे ऐसे लपेटता रहता है हाइड्रा में, और फिर उसके बाद छोड़ता भी रहता है। ज़रूरत पड़ती है तो हम उठाने के लिए लपेटते जाते हैं, और नीचे डाउन करना होता है बूम को तो हम छोड़ते जाते हैं, रस्सी टूट जाए। ऐसे तमाम मशीन है। या ड्रिल मशीन है, सपोज दैट एक बड़ी सी ड्रिल मशीन है, कोई जॉब में आप ड्रिल मार रहे हैं, ड्रिल मतलब होल कर रहे हैं, ठीक है, और होल करने के दौरान ड्रिल टूट गई। ड्रिल टूटी क्यों? कहीं ना कहीं की सेंटर जो है वो डिसबैलेंस हुआ, या तो ड्रिल बिट पहले से टेढ़ी थी, या आपने जॉब पे सही से सेटिंग नहीं करी, ड्रिल टूट गई, आप वहीं खड़े हैं, लग गई। हैंड ड्रिल मशीन हाथ में लेकर के दीवारों में आप छेद करते हैं, दर 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 छेद करते जाते हैं। क्या होता है, कभी उसमें भी है कि कुछ देर कर लीजिए, अगर बीट छेद नहीं हो रहा तो थोड़ा रुक जाइए, बीट गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है, और गर्म होने के बाद, लाल होने के बाद क्या होता है, टूट सकती है। टूटेगी तो रिफ्लेक्ट होकर के आके हमारे आँख, मुंह, सीने कहीं पर भी लग सकती है।
तो ये सब बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मैं गिनाऊंगा तो फिर बहुत एक क्लास उसी पे हो जाएगा। ठीक है, तो बस मोटी मोटी बातें देखते चलिए। जब आप फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे तो ये सब बातें अपने आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। आगे क्या लिखा है, जो अवश्य ही एक दिन दुर्घटना का कारण बनती है, इसलिए मशीनों का प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन को जानते हैं एक प्रॉब्लम और क्या हो सकती है, इलेक्ट्रीशियन है गया और कोई मशीन पे, मैं मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि अक्सर होता है और आपको यह नहीं करना है। कोई मशीन पर आप गए, क्यों जाएंगे आप, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम मिला है भाई, उस मशीन में कोई ब्रेकडाउन है, कोई फॉल्ट है, आपको बुलाया गया, तो सबसे पहले पहुँचते ही मशीन पे हाथ मत रखा करिए, कतई नहीं। मशीन की बॉडी में हो सकता है कि फेज आ रहा हो, फेज तार कट करके कहीं से मशीन की बॉडी में टच कर रहा हो, जैसे आपने हाथ से छुआ तुरंत फिर पकड़ लिया करंट। तो क्या करना है, जेब में हमेशा इलेक्ट्रीशियन को हमेशा जेब में एक टेस्टर लगा के रखना है। और जब भी कोई मशीन पर आप जाएंगे, मशीन छूने से, हाथ से छूने से पहले उस टेस्टर से देखेंगे कहीं फेस तो नहीं आ रहा है, फिर सुनिश्चित होने के बाद ही आप मशीन पर हाथ रखेंगे। दूसरी चीज़, बिना जूते के कभी भी आप काम करने नहीं जाएंगे। यह मेरी दो बातें गांठ बांध करके याद कर लीजिए। कोई भी चीज़ छूने से पहले टेस्टर जरूरी है। और सभी इलेक्ट्रीशियन के पास, जो भी लोग बच्चे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं 2 साल की, अपने अपने लिए एक एक टेस्टर टपारिया कंपनी वाला ले लीजिए, 50-55 के आसपास मिलता है, अच्छी कंपनी होती है, चलता भी है। उससे क्या है कि फेज टेस्टिंग के साथ साथ छोटे मोटे पेंच वगैरह भी टाइट कर सकते हैं, खराब नहीं होता है जल्दी से। ठीक है, अच्छा आइए आगे लिखा है, इसी प्रकार असुरक्षित हैंड टूल्स से भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे असुरक्षित हैंड टूल, हाथ का कोई टूल है और सेफ नहीं है। सेफ नहीं कैसे, मान लीजिए कि आप फाइल लिए हैं, फाइल का मतलब रेती ले करके रगड़ रहे हैं कोई चीज़ को ऐसे से। इलेक्ट्रीशियन, फिटर इलेक्ट्रीशियन को काम लगता है फाइल वाली रेती का, कहाँ पर लगता है, घरों की वायरिंग वगैरह करने में। जब कंड्यूट पाइप जो होती है उसे काटते हैं, तो काटने के बाद क्या होता है, किनारे किनारे बर निकल आता है बहुत सारा, तो जब तार उसमें से डालेंगे तो वो बर क्या करेगा, तार के इंसुलेशन को, ऊपर जो पीवीसी का इंसुलेशन रहता है उसको फाड़ देगा। तो इसलिए बर को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइल डाल करके हमको ऐसे ऐसे नचा घुमा के पाइप के अंदर का बर पूरा साफ करके पाइप को एकदम स्मूथ करना पड़ता है। स्मूथ मतलब चिकना। ठीक है, तो फाइल आप कर रहे हैं, फाइल में देखिए एक तरफ नुकीला रहता है, एक तरफ चपटा होता है। नुकीला साइड से पकड़ के हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक, हैंडल लगा होना चाहिए उसमें। अब हैंडल गलती से कहो फटा हो और आप मस्ती में करे जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, कहीं हैंडल फट के अलग हो जाए, हैंडल कमज़ोर रहा हो, क्रैक रहा हो पहले से ही, और वो तुरंत क्या होगा, आपके हाथ में घुस जाएगा, क्योंकि हाथ से ऐसे पकड़ के हम कर रहे हैं, घुस जाएगा हाथ में। ठीक है, लग गई चोट। दूसरा, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे दस्ता यानी हैंडल को दस्ता बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हैंडल जो होती है, जैसे छेनी हो गया, छेनी के ऊपर एक हैंडल रहता है, या आपका छेनी को अंग्रेजी में चीजल बोला जाता है, चीजल। और हथौड़ा, तो हथौड़ा को हैमर बोला जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, दस्ता यानी कि हैंडल फटा हुआ हथौड़ा है, हैंडल फटा है। हथौड़ा मान लीजिए ये हथौड़ा है, क्या करें, इसको उठा के गम ऐसे मारते रहते हैं कोई चीज़ पे। लेकिन हैंडल अगर फटा है तो क्या हो सकता है, हैंडल फटा है मतलब हैंडल टूटा है, तो हैंडल पूरा टूट सकता है। जैसे आपने मारा, हैंडल पूरा टूट गया, सामने कोई आदमी बैठा है, ले उसका मुंह टूट गया। ठीक, तो ये सब नहीं करना है, यही चीज़ बता रहा है वो। असुरक्षित हस्त औजार, या कोई रिंच लिए हैं आप, स्पैनर, रिंच को स्पैनर बोलते हैं। कुछ चीज़ बातें ऐसे याद कर लीजिए जो अंग्रेजी में बोलना है आपको। पिलास नहीं बोलेंगे आप, प्लायर बोलेंगे। रिंच नहीं बोलेंगे आप, स्पैनर बोलेंगे। ठीक है, तो रिंच ले लीजिए, और रिंच को क्या करें, टाइट कर रहे हैं। रिंच उस बोल्ट में प्रॉपर अगर नहीं बैठ रही है, फिर भी आप अटका करके साइड से तिरछा मिर्चा अटका करके टाइट कर रहे हैं, स्लिप मार जा रही है। हो सकता है कि एक बार कि ऐसा स्लिप मार जाए कि आपका दांत भी टूट जाए। ठीक है, या आपके हाथ में चोट लग जाए, झटके से नीचे गिर जाए आप। तो ये सब काम नहीं करना है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से दुर्घटना होती है। और क्या है,
हथौड़ा हो गया। फाइल, फाइल मैंने बता दिया। मशरूम हेडेड चीजल, इसको देखिए, मशरूम हेडेड चीजल। मशरूम का हेडेड चीजल का मतलब मैं बता रहा हूँ, मशरूम हेडेड चीजल। 1 मिनट वेट करिए, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। तब देखिए मैं आपको जो है मशरूम हेडेड चीजल दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए आप, मशरूम हेडेड चीजल। चीजल का मतलब होता है छेनी, ठीक है। छेनी का हेड जो है वही देख लीजिए, इसी हेड को बोलते हैं मशरूम हेडेड चीजल। तो क्या होता है इसमें कि जब इसको हथौड़े से पीटा जाता है तो पीटते पीटते उसका जो हेड है वो मशरूम की तरह हो गया, फट गया है एकदम। अब अगर आप फिर भी पीट रहे हैं तो क्या हो सकता है कि उस हेड का कोई एक कोना टूट करके निकल सकता है और सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या आपको स्वयं लग सकता है। तो ये हो गई इसकी बात। और जब आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको यह बात बहुत विशेष तौर से ध्यान में रखनी है कि आप अपनी जेब में हमेशा टेस्टर रखिए। कोई भी मशीन पर अगर आप जा रहे हैं तो मशीन को छूने से पहले टेस्टर लगा के ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं उसमें लाइव सप्लाई तो नहीं है। लाइव सप्लाई का मतलब होता है कि उसमें फेज तार चल तो नहीं रहा, फेज सप्लाई चल तो नहीं रही है। लाइव का मतलब ये होता है, लाइव वायर कहीं अगर बोला जाए तो लाइव वायर का मतलब जिंदा तार। जिंदा तार का मतलब यह होता है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, कहीं लिख दिया जिंदा तार, तो जिंदा तार का मतलब आप ये समझिएगा कि उसमें सप्लाई है, ठीक ना। उसी को अंग्रेजी में बोला जाता है लाइव वायर। तो ऐसे प्लास आप यूज़ कर रहे हैं। प्लास में जो हैंडल है, हैंडल के ऊपर जो इसकी रबड़ का दस्ता चढ़ा हुआ है, तो अगर वह फट गया है तो क्या करिए, उस पर भी आप पीवीसी टेप लपेट करके उसको मेंटेन कर लीजिए, नहीं तो कभी न कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि सुरक्षित औजार का आप प्रयोग करेंगे तो दुर्घटना कम से कम होगी। एक एग्जाम्पल और दिया गया है, आपकी बुक में है। जैसे हथौड़ी से कुछ लोग ऐसे लेकर के पीटते रहते हैं ना। देखिए ऐसा नहीं है, सब चीज़ें आपकी ज़रूरत में नहीं आएगी, सब ज़रूरत में है आपकी। इलेक्ट्रीशियन फिटर को अब बहुत बड़ा हथौड़ी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन छोटी हथौड़ी की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही ना। हथौड़ी में कभी कभी क्या होता है, हैंडल तो टूटने वाला बात मैंने बता ही दिया है। हैंडल टूट गया तो सामने वाले को लग जाएगा, तो टूटा हुआ हैंडल का प्रयोग ना करें। अभी उसमें और एक जुगाड़बाजी करते हैं लोग कि जो हथौड़ी रहती है लकड़ी के हैंडल में लगी रहती है, ठीक है। हथौड़ी को हैमर बोलिएगा, ठीक है। तो हैमर कहाँ लगी रहती है, लकड़ी के हैंडल में। अब अगर पीछे से लूज पड़ती रहती है तो क्या करते हैं, उसमें कोई लकड़ी का डंडी डाल देंगे या लोहे की कीली डाल देंगे, ठीक है। कीली डाल के उसको ठोक देंगे, टाइट रहेगा, चलो मारते रहो। लेकिन गलती से अगर सड़क के निकल गई कीली तो हथौड़ी सामने वाले का मुंह तोड़ डालेगी। तो यही सब बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं कि सुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित हस्त औजार, अनसेफ हैंड टूल्स से दुर्घटनाएं कैसे हो सकती हैं। और एक बात बताना है, जैसे पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर। अब आप लोग पेचकस मत बोलिएगा, अब स्क्रू ड्राइवर बोला करिए इसको। जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो 2 तरह का आता है, एक मैकेनिकल आता है, एक इलेक्ट्रिकल आता है। तो जो मैकेनिकल स्क्रू ड्राइवर होता है वो नंगा रहता है, केवल हैंडल रहता है, बाकी जो है जो इसका लोहे वाला पार्ट रहता है वो पूरा का पूरा नंगा रहता है। और जो इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर आता है, हैंडल तो साथ साथ हैंडल पकड़े, जैसे मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, टेस्टर है मेरे पास, ये टेस्टर देखिए, एक टेस्टर रखा हूँ ये सामने, ठीक है। तो इस टेस्टर में क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक तो हैंडल हो गया इसका, इसके नीचे का पार्ट पे भी देखिए जो है इंसुलेशन का कवरिंग किया गया है, रबड़ वगैरह चढ़ाई गई है, केवल इतना पोर्शन बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल स्क्रू ड्राइवर होगा वो उसमें केवल हैंडल तो रहेगा, उसके नीचे ये पूरा नंगा रहेगा, वेयर रहेगा। वेयर का मतलब नंगा होता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि ठीक है, मैकेनिकल वाला अपनी जगह, इलेक्ट्रिकल वाले में क्या रहेगा कि हैंडल के बाद पीवीसी का पूरा इंसुलेशन रहेगा, रबड़ रहेगी। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ यह है कि गलती से भी आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन वाला स्क्रू ड्राइवर ही यूज करिए।
आप मैकेनिकल वाला स्क्रू ड्राइवर मत ले जाइए। मैकेनिकल वाला स्क्रू ड्राइवर का काम होता है कि जो हैवी नट बोल्ट्स हैं उनको खोलने उलने के लिए, साथ ही जो है थोड़ा मोड़ा हैमरिंग करने के भी काम आ जाता है। मैकेनिकल स्क्रू ड्राइवर रखिए, हैमर लेके ठोक ठाक करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर के साथ ये गलती नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर से केवल पेंच को खोलना टाइट करना ही है, ठोकने पीटने वाला काम इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर से आप नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो आपका ना हैंडल फट जाएगा, आपका जो रबड़ का लेयर चढ़ा हुआ है, रबड़ की एक कवर चढ़ी हुई है इस पर, वो फट जाएगी, तो फिर वह इलेक्ट्रिकल में यूज़ करने लायक नहीं रह जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऐसे तो फिर बोलता जाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, असुरक्षित हैंड टूल्स का प्रयोग नहीं करना है। ओवरऑल बात इतनी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका असुरक्षित लेआउट, अनसेफ लेआउट। तो लेआउट का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, आपके लिए नया शब्द होगा, मैं इसका मीनिंग बता दूं आपको। जैसे यदि आप एक नया मकान बनवाए हैं तो नया मकान बनवाने के दौरान ही वायरिंग भी कराई जाती है उसमें। तो वायरिंग का एक लेआउट का मतलब एक रेखा चित्र जो है, एक रूपरेखा वायरिंग की बना दी जाती है कि कहाँ पर किस कमरे में कहाँ पर पंखा होगा, कहाँ पर ट्यूबलाइट होगी, कहाँ पर नॉर्मल लाइट होगी, और कहाँ पर टीवी का पॉइंट होगा, कहाँ पर एसी का पॉइंट होगा, कहाँ पर पावर का पॉइंट होगा, किचन में, ड्राइंग एरिया में, कमरों में, सब जगह सब चीज़ें क्लियर होती हैं। मेन बोर्ड कहाँ पर होगा, इसका एक लेआउट जो है पहले से तैयार कर लिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं लेआउट। तो असुरक्षित लेआउट मतलब क्या है, पढ़िए आगे। कारखानों में विभिन्न मशीनें स्थापित करते समय उनके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। यानी कि कारखानों में भी जब सपोज दैट कोई फैक्ट्री आप लगा रहे हैं, चाहे निजी हो या सरकारी फैक्ट्री है, लगा रहे हैं या लगवा रहे हैं, तो मशीनों के बीच में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मशीनें पास पास में रख दी जाएं, आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाए। आने जाने के साथ साथ और समस्या क्या होगी, मशीन पर काम करने के लिए कोई ना कोई जॉब तो ले आएंगे आप, कोई जॉब आएगा उस मशीन पर, चाहे कटिंग होगा, चाहे ड्रिलिंग होगा, चाहे मशीनिंग हो, कोई ना कोई काम उस मशीन पे होगा। तो जॉब को लाने ले जाने में भी असुविधा ना हो, तो मशीनों के बीच में पर्याप्त गैप रहेगा, यानी कि मशीन के सराउंडिंग एरिया में चारों ओर में पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, ताकि आदमी सही तरीके से वहाँ पर खड़ा होकर के काम कर सके, जॉब को आसानी से लाया जा सके, ले जाया जा सके। कोई फिनिश्ड जॉब है, फिनिश जॉब का मतलब जॉब आपने कंप्लीट कर लिया है, छोटे छोटे जॉब हैं उनको बगल में ही आप रख सकें, फिर उसके बाद में क्रेन से, हाइड्रा से हटा करके आप दूसरी जगह उसको ले जा सकें। तो इसलिए बोल रहा है ये कि जो है मशीनों के बीच में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब कारखानों में मशीनें लग रही होती हैं, उस दौरान उनका वायरिंग का भी अपना एक लेआउट तैयार होता है, ठीक है। तो मशीनों का भी लेआउट तैयार होता है और वायरिंग का भी लेआउट तैयार होता है, कहाँ कहाँ मशीनें रहेंगी और कैसे पावर सप्लाई हर मशीन को दी जाएगी। और पावर सप्लाई तो मान लीजिए कि ऊपर दीवार में ऊपर से पावर सप्लाई आई, ठीक है, उसके बाद वहाँ से ऐसा ना हो कि आप टेम्पोररी एक केबल जोड़ के मशीन को जोड़ दीजिए। केबल तो ऐसे हवा में लटकी रहेगी, वो भी दुर्घटना का कारण है। कैसे दुर्घटना हो सकती है, आइए देखते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, केबल में फंस के आप गिर गए, एक दुर्घटना हो गई। दूसरा, आप कोई जॉब लेके जा रहे हैं, वो जॉब आप क्रेन में टांगे हैं, ठीक है, संजोग से वो जॉब गिर गया है, जॉब गिर गया और गलती से उसी केबल के ऊपर गिरा है, तो केबल क्या हो गई, तुरंत कट हो गई और शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक, एमसीबी ट्रिप हो गई। तो ये सब दुर्घटना होने के कारण है। तो इसलिए हर चीज़ का, मशीन जब लग रही है तो मशीन का प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, कहाँ पर कितनी दूर पर मशीन होगी, और जॉब के अकॉर्डिंग किस मशीन पर कैसा जॉब बना है। बड़े बड़े जॉब अगर बनने हैं तो मशीनों के बीच में ज़्यादा गैप रखना है, छोटे छोटे जॉब रखने हैं तो अगर उस मशीन पे छोटे छोटे जॉब बनने हैं तो कम गैप रखिए।
मतलब नेचर ऑफ वर्क, उस मशीन पे किस तरह का वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग उसका लेआउट तैयार किया जाएगा। और वायरिंग का भी और एस्टैब्लिशमेंट का भी, मतलब स्थापन, इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापन, उनको स्थापित करने का भी लेआउट रहेगा और वायरिंग का भी अपना अलग लेआउट रहेगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका, रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग। तो रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग का मतलब हुआ कि आप कोई काम को ना तरीके से नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से कर जा रहे हैं। गलत तरीके से करने का मतलब, जैसे एक आध एग्जाम्पल आपको दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप बहुत जल्दबाजी में हैं और लाइन चालू है, आपको लाइन, मान लीजिए कि लाइन को कट करने के लिए, ऑफ करने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में क्या किए, अरे चालू लाइन पे लाओ, जोड़ देता हूँ, या लाइन को, तार को काटना है काट देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये कार्य करने का अनुचित तरीका है। चालू लाइन पर काम कभी भी नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन को, बिजली विभाग के जितने संविदा कर्मचारी हैं, ज़्यादातर की हालत यही है, सब इतने ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ी पढ़ाई करके आए हैं ये सब। ठीक है, इनको बिजली छुएगी नहीं, और अक्सर ये गलती करते हैं, चलती लाइन पर काम करते हैं और अक्सर दुर्घटना का शिकार होते हैं। ठीक है, तो मेरी ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। भले ही छोटा सा एकदम काम हो, एक सिंगल छोटा सा तार काटना हो या जोड़ना हो, लेकिन लाइव लाइन पर आप काम नहीं करेंगे, लाइन ऑफ करके ही करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने का जरूरत नहीं है। नया ड्राइवर कभी गाड़ी लड़ाता नहीं है, गाड़ी वही लड़ाता है जो ना ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेंड ड्राइवर होता है, पुराना ड्राइवर होता है। ठीक है, और कुछ रॉन्ग मेथड आपको दिखा दूं, ये मैं फ़ोटो ले रखा हूं, ज़रा देखिए सामने से। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, हाथ में ड्रिल मशीन लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में शायद केसिंग केपिंग इनके हाथ में है। केसिंग केपिंग वायरिंग वगैरह जो करी जाती है, लकड़ी का कुछ, लकड़ी की या कोई पत्ती उत्ती लिए होंगे, इनको जाम करना होगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि देखिए, ये अपने लिए कोई हेल्पर नहीं रखे हैं सीढ़ी को पकड़ने के लिए, सीधे ऐसे चले जा रहे हैं। क्या हो सकता है, सीढ़ी सरक सकती है नीचे से, या तो सीढ़ी पीछे को पलट सकती है और गिर सकते हैं, इनको चोट लग सकती है। दिस इज रॉन्ग वर्किंग मेथड। ठीक, और भी कुछ आपको दिखा रहा हूँ रॉन्ग वर्किंग मेथड के एग्जांपल्स। अगला एग्जांपल देखिए, ये दो भाई साहब हैं, क्या कर रहे हैं, हेलमेट वगैरह तो लगाए हैं, जूता भी पहने हैं, लेकिन काम करने का मेथड इनका गलत है। देखो कैसे काम कर रहे हैं। एक कोई कार्टून का डब्बा है, उसमें कुछ सामान भरा गया है, उसको उठा रहे हैं, एक तरफ हो एक तरफ हो। इनकी कमर जो है, इनकी कमर चिटक सकती है, इनको कमर का में जो है चोट आ सकती है। गलत तरीका है ये। अब सही तरीका क्या है वो भी दिखा रहा हूँ आपको। अब सही तरीका देखिए, ये अब इसमें क्या है, ये दोनों लोग हैं, एक लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं, एक लोग आगे से पकड़ के खींच रहे हैं। कोई 2 पहिया या 3 पहिया या 4 पहिया की ट्रॉली है, उसके ऊपर सामान को लाद दिए हैं, आराम से अब ले चले जाएंगे, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और देखिए इनको, भाई साहब को देखिए, दिख रहा होगा, ये जो है कार्टून का डब्बा है, इसको कैसे उठाए हुए हैं। इनकी कमर में भी चोट आ सकती है, कमर में क्रैक्स आ सकते हैं। ठीक, तो ये सब मेथड्स तरीके गलत हैं। अभी सही तरीका भी दिखा रहा हूँ आपको। अब ये देखिए सही तरीका कैसे है। क्रेन में टांग लिया इसने, कार्टून के डब्बे को उसने क्या किया, क्रेन में टांग लिया। अब आराम से जो लिफ्ट करके जहाँ ले जाना हो वहाँ ले जा करके रख दे। ठीक है, देखिए एक फिगर और दिखा रहा हूँ। ये आदमी देखिए पोल पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, कमर में देखिए बेल्ट लगाया है, सर में हेलमेट भी लगाया हुआ है। तो ये सेफ मेथड का यूज कर रहा है। ठीक ना, साथ ही साथ जैसे सीढ़ी तो दिख नहीं रही है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन सीढ़ी नीचे होगी, सीढ़ी भी है, हम मान के ऐसा चल रहे हैं, सीढ़ी भी है नीचे और कमर में बेल्ट भी है, सर पे हेलमेट लगा हुआ है। तो ये सेफ मेथड से वर्क कर रहा है। एक फिगर और देखिए, ये वाला, इसमें भी देखिए ऊपर नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं, खंभा है बगल में, दोनों लोग लटके हुए हैं,
लेकिन कमर में बेल्ट लगाए हुए हैं, बेल्ट को कहीं पर खंभे में बांधे हुए हैं, सर पे हेलमेट भी है। तो ये सब कार्य करने के सेफ मेथड होते हैं कि कोई बात हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, चक्कर आ जाए, धूप की वजह से आदमी गिर जाए तो लटक जाएगा उसी पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शॉक ही लग जाए मैं कह रहा हूँ तो भी वो फेंकाएगा नहीं, लटक जाएगा उसी पर। इसी तरह से लोग कुछ और भी गलतियाँ करते हैं, जैसे प्लग टॉप में प्लग को निकालते डालते टाइम भी ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे पकड़ खींच देते हैं, ऐसे प्लग टॉप नहीं पकड़ते हैं, तार को पकड़ के से खींच देते हैं, झटके के साथ वो बाहर आ जाता है। तार कहीं टूट के हाथ में आ गया तो दिक्कत है, शॉर्ट सर्किट हो गया तो, या वहाँ आपका बोर्ड भी उखड़ सकता है, बोर्ड का पेंच चारों तरफ का कमज़ोर है तो वो भी उखड़ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए कार्य करने का जो है अनुपयुक्त तरीका जो है आपको नहीं अपनाना है, सेफ तरीके से काम करना है, एक्सीडेंट्स को बचाना है। और हर फैक्ट्री का यह टारगेट होता है कि कम से कम एक्सीडेंट हो, और इसीलिए हर फैक्ट्री में एक जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया जाता है। वह सेफ्टी डिपार्टमेंट यही काम करता है कि कहीं पर भी कुछ काम गलत तरीके से अगर हो रहा है तो उस काम को पहले रोक दे, सेफ्टी के साथ फिर काम को करवाए। चलिए कुछ अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ क्लीनलीनेस। तो कार्यशाला में कार्य करने के उपरांत साफ फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे तेल पर पैर स्लिप होना, कहीं भी ठोकर लग जाना। भाई साफ फ्लोर में आप चल रहे हैं और कहीं पर तेल वगैरह अगर गिरा, साफ फ्लोर का क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, कहाँ लिखा है ये साफ फ्लोर। इस साफ फ्लोर का क्या मतलब होता है? साफ फ्लोर का मतलब जहाँ पर सारी मशीनें लगी हैं, काम हो रहा है, जिस एरिया में सारे वर्कर वहाँ लगे हैं, काम कर रहे हैं, उस एरिया को साफ फ्लोर बोला जाता है फैक्ट्री वगैरह में। तो इसको आप जान लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। साफ फ्लोर, ऐसा ना समझिए कि साफ फ्लोर का मतलब दुकान वाला कोई फ्लोर, कोई ऐसा तल जिस पर दुकान हो, नहीं। साफ फ्लोर जहाँ सारी मशीनें लगी हैं, सारे वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब तैयार कर रहे हैं, उसको साफ फ्लोर बोला जाता है। तो साफ फ्लोर में अगर तेल गिरा है फर्श पर, कहीं आप चल रहे हैं और सरक गए तो गिर जाएंगे तो हाथ पैर दांत सब टूट सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है मशीन पर कार्य होने के उपरांत मशीन के चारों तरफ पर्याप्त क्लीनिंग होना चाहिए। दूसरा बात क्या लिखा है, कहीं भी ठोकर लग जाना, तो कॉमन सी बात है। साफ फ्लोर में साफ सफाई नहीं है, कूड़े की तरह सामान इधर से उधर फेंका हुआ है, चलने के लिए सही से रास्ता नहीं है, तो आप आते जाते कहीं ना कहीं टकरा सकते हैं और गिर सकते हैं। जो फैब्रिकेशन प्लांट होते हैं, फैब्रिकेशन का मतलब जहाँ चीज़ों को काट पीट करके, वेल्डिंग करके, ग्राइंडिंग करके, मशीनिंग करके जोड़ा जाता है, तैयार करके बड़ा बड़ा जाप बनाया जाता है, लोहे की सीटों को काटा पीटा जाता है, वो सब एरिया जो है क्या बोला जाता है? फैब्रिकेशन प्लांट। फैब्रिकेट करना मतलब कुछ चीज़ों को काट पीट करके, मोड़ करके नया चीज़ बना देना, उसे फैब्रिकेट। जैसे बोलते हैं नहीं, ये मोटरसाइकिल को फैब्रिकेट करवा लो, मतलब मॉडिफाई करवा लो, फैब्रिकेट करके ही करता है वो, काट पीट करके नए तरीके से उसको मॉडिफाई करके बनाता है। तो फैब्रिकेशन प्लांट वगैरह में ये सब समस्या ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि साफ फ्लोर में चीज़ें अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी रहती हैं और उनकी प्रॉपर क्लीनिंग अगर हो रही है, क्लीनिंग और अरेंजमेंट, जो जॉब काम का है उसको दूसरी जगह रखा जाए, जो स्क्रैप मटेरियल निकल गया है उसको स्क्रैप यार्ड में पहुंचाया जाए, ऐसे ही अनावश्यक इधर उधर ना फेंक दिया जाए, अदरवाइज दुर्घटना का कारण हो सकता है। एक एग्जांपल और दे सकता हूं आपको, जैसे तेल है, तो तेल साफ फ्लोर में कहीं अगल बगल फैला हुआ है, उसी के बगल में कहो मान लो कोई लड़का बैठ करके ग्राइंडर चलाने लगे। ग्राइंडर जानते हैं ना, घिसा जाता है ग्राइंडर। एक ग्राइंडर का फिगर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ग्राइंडर, ये देख रहे हैं ना,
जो इसके नीचे व्हील लगा हुआ है, ग्राइंडर का बटन ऑन करेंगे, उसके बाद व्हील घूमने लगेगा और किसी भी सरफेस को ग्राइंड करने के काम में आता है। ग्राइंड करने का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस को रगड़ करके जो है चिकना कर देना, स्मूथ बना देना। ग्राइंडर जो है, ध्यान दिए होंगे आप लोग, गांव में भी साइकिल पर लेकर के पहले आता था, अब तो प्रचलन ख़त्म हो गया। साइकिल में ग्राइंडर एक बांधा रहता था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि धार लगवा लो, हसिया पे धार लगवा लो, चाकू पे धार लगवा लो, गड़ासा पे, टगारी पे, कुल्हाड़ी पे धार लगवा लो, ये सब बोलता था ना। तो वो प्रचलन फिलहाल चला गया, आउट ऑफ डेट हो गया, लेकिन वो ग्राइंडर ही लिया रहता था। तो वो तो अपनी साइकिल में फिट किया रहता था। और मैं जो बोल रहा हूँ हैंड ग्राइंडर की बात कर रहा हूँ, हाथ में ग्राइंडर लिए हो। ग्राइंडर में जो व्हील लगती है, दो तरह की व्हील लगती है, कटिंग व्हील लगती है, एक ग्राइंडिंग व्हील लगती है। ग्राइंडिंग व्हील लगाएंगे तो कोई सरफेस, सपोज दैट कि यही एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर लगा करके इसको ऐसे ऐसे रगड़ते चले जाओगे, जो भी ऊपर नीचे मतलब खुरदुरी सतह होगी वो प्लेन हो जाएगी। और एक कटिंग ग्राइंडर आता, मतलब जो ग्राइंडर तो एक ही होता है, उसमें जो व्हील लगती है तो दूसरी एक आती है कटिंग व्हील। तो कटिंग व्हील लगा देंगे तो वो चिकना करने के काम में नहीं आती। जैसे इस सरफेस को काट करके दो पार्ट में करना है तो बस कटिंग व्हील एकदम बारीक सी पतली सी होगी, बस लगाइए, सर काटती हुई चली जाएगी। पेड़ वगैरह कहीं गिरे रहते हैं तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है, सर से 1 मिनट में पूरा पेड़ कट के अलग हो जाता है। तो कटिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं ग्राइंडर में, ठीक है। तो हम बताना क्या चाह रहे थे साफ फ्लोर में कहीं तेल गिरा है, उसी के बगल में कोई ग्राइंडर चला रहा है ग्राइंडर चला रहा तो क्या हो जाएगा, ग्राइंडर से चिंगारी भी पैदा होती है। लोहे की जाब में जब ग्राइंडर चलाएंगे तो पूरा एकदम मस्त चिंगारी दिखाई देगी। चिंगारी भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फिगर आपके सामने है, दिख रहा होगा। ग्राइंडर लिया है, आदमी हाथ में पकड़ा हुआ है, उसकी व्हील देखिए चल रही है और चिंगारी खूब सारी पैदा हो रही है, ठीक है। इसी की बात मैं कर रहा हूँ। तब क्या होगा, ये जो चिंगारी बहुत सारी पैदा हो रही है, बगल में तेल गिरा हुआ, उस तेल पर अगर पड़ रही है और तेल ज्वलनशील है तो आग पकड़ लेगा, दुर्घटना हो गई, ठीक है। और चलिए पॉइंट और भी हैं, भी बताता हूँ। अब क्लीनलीनेस के अंतर्गत ये भी एक पॉइंट आएगा कि पहली बात तो फैक्ट्री में एक चीज़ बहुत बड़ा प्रोहिबिटेड होता है, मतलब निषिद्ध होता है, बीड़ी और सिगरेट पीना, क्योंकि वो ज्वलनशील पदार्थ है। कहीं से आप जा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। तो अगल बगल अगर तेल है या कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा है, LPG रखा है या कोई विस्फोटक मटेरियल रखा है, अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग तरह का नेचर ऑफ वर्क होता है, तो उसी तरह से वहाँ पे मटेरियल रखे होते हैं। तो ऐसे सुट्टा मारे और फेंक दिए तो क्या हुआ, आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। तो ये सब काम जो है स्वच्छता की कमी की वजह से होता है। अगर सब कुछ नीट एंड क्लीन रहेगा तो आदमी एक बार थूकने में भी ना शर्म और संकोच करता है कि हाँ कैसे करें। तो इसलिए जो है पर्याप्त, चंडीगढ़ एक शहर है, आपको बताऊं, चंडीगढ़ जाइएगा कभी, बहुत ही खूबसूरत शहर है और वेल एस्टेब्लिश्ड है, मतलब हर चीज़ अपनी जगह व्यवस्थित है। सड़क वगैरह पर साफ़ सफाई इतनी अच्छी दिखेगी कि आपको बिलीव नहीं होगा। और कहीं जो हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में कर लेते हैं ना, रास्ते में खड़े होकर के कहीं भी, वहाँ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो चंडीगढ़ में नहीं कर सकते हैं, आपको खुद शर्म आ जाएगी कि मैं यहाँ कैसे खड़ा हूँ, इतनी खूबसूरत, इतनी साफ़ सफाई है तो ऐसा होना चाहिए और हम लोगों का भी दायित्व होना चाहिए साफ़ सफाई में जो है ना। अगर सफाई ना कर सके तो कूड़ा भी ना फैलाएं। सड़क पर चलते टाइम एक बहुत बड़ी गंदी आदत लोगों की होती है थूकने की, गुटखा खा के। गाड़ी पे बैठेंगे तो ज़रूर फाड़ के मुँह पे भर लेंगे और थूकेंगे, बगल वाला या पीछे में कोई आ रहा है उसके ऊपर पड़ता है, आए दिन इस पर विवाद भी होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। तो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है, अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन ना होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, जो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि बात समझ रहे होंगे आप। कार्यस्थल पर बैठे हैं लोग,
हंसी मजाक का भी एक लिमिट होता है। हंसी मजाक इतना ना हो जाए कि हमेशा हंसी मजाक करते रहो, काम हो ही ना। और हंसी मजाक के दौरान हम अपने वर्क से, अपने कार्य से कहीं ना कहीं जो है विरत हो जाते हैं। विरत हो जाने का मतलब हमारा मन जो है हमारे कार्य से कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान भटक जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि हंसी मजाक के दौरान हमारा ध्यान हमारे कार्य से थोड़ा सा भटक जाता है, और कार्य से ध्यान भटकने के बाद एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी प्रकार का हो, इलेक्ट्रिकल काम हो चाहे मैकेनिकल काम हो, अगर ध्यान से आप काम नहीं कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। कैसे भी आप हंसी मजाक में ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, ठीक है, और पता लगा न्यूट्रल को, भाई वायर का भी तो अपना ये कलर कोडिंग होता है ना, आर होता है, वाई होता है, ब्लू होता है। कई बार ये गलतियाँ हमने स्वयं देखी हैं लोगों को करते हुए, इसलिए बोल रहा हूँ। ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, एक अर्थ होता है ग्रीन, आर से रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, न्यूट्रल ब्लैक कलर का होता है। अर्थ आपका जो है क्या होता है, अर्थ आपका ग्रीन कलर का जी। और ये भी L1 L2 लिख सकते हैं, इसको L3, मतलब लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। यहाँ लोग गलती कर जाते हैं, उल्टा जोड़ देते हैं। अगर न्यूट्रल को फेज में नहीं जोड़े, चलो ये गलती कम होती है, लेकिन कई बार ये हो जाता है RYB का सीक्वेंस गलत कर देते हैं। भाई तार कहीं जोड़ रहे हो बैठ करके, तो R को R में ही जोड़ना है, Y को Y में ही जोड़ना है, ब्लू को ब्लू में जोड़ना, लेकिन उल्टा कर दिए। उल्टा कर दिए तो क्या हुआ, जो मशीन में सप्लाई जा रही है वो उल्टी सप्लाई चली जाएगी, मशीन की मोटर उल्टी चलने लगेगी। भाई मशीन क्लॉकवाइज चलना चाहिए था, मशीन उल्टी चल गई एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, कोई जॉब या कुछ भी मशीन का कोई पार्ट तोड़ दिया, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक। तो इसलिए जो है हंसी मजाक का भी अपना एक सीमा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए, तभी काम होता है, सीधी सी बात। चलिए अगला पॉइंट आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, सुरक्षित पहनावा, मतलब अनसेफ ड्रेस, असुरक्षित पहनावा। असुरक्षित पहनावा, अनसेफ ड्रेस, ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग कारखाने में वर्जित होता है, ठीक ना। बिल्कुल ये बात जो बोल रहा है परफेक्ट है। ढीला कपड़ा, कुर्ता पैजामा नहीं पहनना है, मफलर लगा के नहीं आना है, टाई लगा के नहीं आना है, और क्या, गमछा लोग गर्मियों में अक्सर लपेटते हैं, गमछा लगा के नहीं आना है फैक्ट्री में। उसमें क्या दिक्कत हो सकती है कि कोई ऐसी जगह पर आप झुक करके काम कर रहे हैं, वहाँ कोई रनिंग मूवमेंट है, यानी कि कोई मोटर है या कोई शाफ्ट है मूव कर रही है, अगर गलती से आपका मफलर या गमछा या टाई मोटर की शाफ्ट में, या कोई बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट का मतलब पट्टा, बेल्ट पट्टा गांव बोलते हैं, ऐसे बेल्ट बोला जाता है उसको, बेल्ट ड्राइव है, कोई बेल्ट चल रही है ऐसे, उसमें गलती से फंस गया तो फिर क्या होगा, वो तो आप पर भली भांति परिचित हैं, गर्दन तोड़ देगा, पूरी तरह से चटनी बना देगा एकदम। तो इसलिए जो है कारखानों में लूज कपड़े पहनना बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, और बड़े बाल भी नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े बाल हों और जो है झुक करके काम करें तो बाल क्या हो जाए, मशीन में फंस गए, लपेट के जो है सर को पूरा तरह से तोड़ डालेंगे। तो मशीनों में फैक्ट्रीज में अनसेफ ड्रेस पहन करके आपको नहीं जाना है। और क्या है, अतः कारीगर को कार्यशाला के अनुरूप ही सुरक्षित कपड़े पहनने चाहिए। यह घटना जो है हुई है, मैं इसका एक गवाह भी हूँ, मैंने देखा भी है। गवाह क्या हूँ, मतलब एट दैट टाइम मैं वहाँ था नहीं, और लोगों ने बताया कि एक एम्प्लॉई था और किस फैक्ट्री में काम करता था, ऐसा बातें मैं नहीं शेयर करूँगा। और वह जो है यही क्या बोलते हैं, मफलर, सर्दी का टाइम था तो मफलर गले में लपेटे हुए था, और उसका मफलर उसके गले, उसके मशीन की बेल्ट ड्राइव में फंस गया, और वह व्यक्ति कई टुकड़ों में कट करके वहीं पड़ा हुआ था, ठीक है। बाद में लोगों ने देखा, जब उधर लोग गए तो इसलिए भी एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी मशीन पे काम करिए तो अकेले मत रहिए, कम से कम 2 लोग काम करिए,
चाहे इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हों चाहे मैकेनिकल काम कर रहे हैं, एक हेल्पर अपने साथ ज़रूर रखिए, ठीक है। और ये मिलता भी है, ऐसा नहीं है, हर फैक्ट्री में प्रोवाइड भी कराया जाता है, एक हेल्पर दिया जाता है आपको काम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ और दिया गया है, दिखाता हूँ ज़रा फोटो आपको। देखिए ये फ़ोटो है, फ़ोटो में लग रहा है दिख तो रही होगी आपको, साफ कम दिख रही है, अभी भी साफ कम दिख रही है। एक मिनट, अभी देखिए इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें क्या है, एक व्यक्ति है, सर पे टोपी लगाया हुआ है, वो तो ठीक है ना। गले में देखिए टाई लगाया है, वो गलत तरीका है, वो नहीं करना है। जूते पहना है, वो तो ठीक है। और इसके बाद और क्या है, स्लीव्स और ट्राउज़र पहना हुआ है, और चश्मा पहना हुआ है आँखों में। तो चश्मा पहनने का भी कोई रीज़न होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। चश्मा पहनने के पीछे क्या रीज़न होता है, चश्मा पहनने से जैसे एक मिनट, चश्मा पहनने का मतलब हर जगह कोई ज़रूरी नहीं कि आप चश्मा पहन के जाइए, लेकिन कुछ कार्यस्थल ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा ग्राइंडिंग चल रही है, कटिंग चल रही है, तो उन सब जगहों पर चिंगारी हमेशा जो है, या वेल्डिंग हो रहा है, तो उन सब जगहों पर चिंगारी का या लाइट लगने का आँखों में हमेशा डर बना रहता है। तो ऐसे जगह पर चश्मा पहनना है। मतलब कुल मिला के नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से आप जो है ना अपना पहनावा रखेंगे। सेफ्टी शूज़ पहन के जाना है, नॉर्मल शूज़ जो आप पहन के जाते हैं फैक्ट्री में, नॉर्मल शूज़ जो आप पहनते हैं, फैक्ट्री में नहीं बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल शूज़ आप घरों में पहनते हैं या दौड़ने उड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, वो शूज़ फैक्ट्री में पहन के नहीं जाना है। फैक्ट्री का शूज़ अलग आता है, उसको सेफ्टी शूज़ बोलते हैं। उस शूज़ में जो है आगे कटोरी लगी रहती है, आगे जहाँ पर पैर लास्ट में जाके उंगलियां हमारी टिक जाती हैं, वहाँ पर लोहे की स्टील की कटोरी रहती है। और कोई भी चीज़ अगर जैसे छोटा मोटा जाब वाब अगर गिर भी गया तो आपके पैरों को नुकसान नहीं होने पाता, या कहीं ठोकर लग गई तो आपके पैरों में चोट नहीं लगने पाती है। सेफ्टी शूज़ एक आध में फिगर आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए सेफ्टी शूज़ है, दिख रहा होगा आपको। तो इसमें आगे कटोरी रहती है स्टील की, जो कि आपके पैरों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। और जो है एक जानकारी और देना चाहूँगा कि अगर आप स्वयं खरीद के पहन के जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फैक्ट्री जो है सेफ्टी शूज़ प्रोवाइड कराती हैं। लगभग हर फैक्ट्री जो है अपने कर्मचारियों को सेफ्टी शूज़ ज़रूर देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट। मशीनों पर प्रशिक्षार्थी कारीगर जहां टूल कटाई करता है उस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। टूल कटाई का मतलब जहां पर कोई चीज़ का कटिंग करा जा रहा है टूल से, टूल मतलब औजार से। प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण भी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो भाई जहाँ भी जिस भी वर्क प्लेस पर आप काम करते हैं पर्याप्त प्रकाश तो वहाँ होना ही चाहिए। अगर हमें सही से दिखाई नहीं देगा तो गलती तो हो जाएगी। अंधेरे कमरों में हमें काम नहीं करना है। जिस कमरे में या जिस वर्कशॉप में हम काम कर रहे हैं पर्याप्त लाइट हो, चाहे वो नेचुरल लाइट हो चाहे बल्ब जला करके लाइट लीजिए, लेकिन लाइट ज़रूरी है। और एक समस्या होती है, कुछ लोगों को वर्णांधता का भी दोष होता है। वर्णांधता को अंग्रेजी में बोलते हैं कलर विजन। कलर विजन यानी कि वर्णांधता, यह दोष होता है। इस कलर दोष के अंतर्गत क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी को मतलब कलर को सही तरीके से जज ना कर पाना, लाल को नीला समझ लेना, नीला को हरा समझ लेना, हरा को पीला समझ लेना, ये दोष होता है कलर विजन। तो ऐसे लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए और अपने साथ एक हेल्पर जरूर रखें जो उनको बता सके कि कौन सा तार कहाँ जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है। नहीं तो वर्णांधता का दोष जो है ये बहुत खतरनाक होता है।
और रेलवे के मैं बता दूं आपको, जो रेलवे के ड्राइवर वगैरह होते हैं तो उनका कलर विजन टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, और बिना कलर विजन टेस्ट के उनका मतलब रेलवे ड्राइवर तो बन ही नहीं सकते हैं, कई बार होता है। और हर 6 महीने पर भी जो भी लोको पायलट्स हैं, रेलवे के ड्राइवर हैं, उनका हर 6 महीने पर कलर विजन टेस्ट होता रहता है। अगर उनमें थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी महसूस हुई तो फिर जो है आँख की पहले ठीक करा के आएंगे, उसके बाद ही। कलर विजन टेस्ट में क्या गड़बड़ी कर सकता है लोको पायलट, वो जो है सिग्नल पता लगा भैया रेड है, वो हरा समझ लिया या पीला समझ लिया, बढ़ा दिया ट्रेन, तो इसी को बोलते हैं वर्णांधता दोष। और इसमें जो है आपसे पढ़वाया जाता है, कई कलर रहेंगे। मेरे पास तो बुक थी पहले, अभी नहीं है, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स लोको पायलट भी हैं, तो उन सब लोगों ने कलर विजन टेस्ट दिया हुआ है, तो मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ उन सब चीज़ों से। कलर बुक आती है पतली सी, उसमें कम से कम 25-30 पेज रहते हैं, और सब पेज पे ना कुछ लिखा रहेगा, लेकिन कई कलर के बीच में रहेगा। जैसे सपोज दैट 7 ऐसे लिख दिया गया है, और 7 के चारों ओर ऐसे बहुत सारे कलर रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे कलर रहेंगे, उसी के बीच में 7 एक लिखा रहेगा, आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। अगर सही आँख है आपकी तभी आप पढ़ पाएंगे 7, नहीं कुछ और पढ़ जाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए इसमें और क्या समझाऊँ, पर्याप्त तो रोशनी जो है होनी जरूरी है, बिना रोशनी में कौन काम कर पाएगा, ठीक है। चलिए 1-2 पॉइंट और उन पर चर्चा कर लेते हैं, बस ये फिनिश हो जाएगा फिर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी ना होना, नो स्पेशल केयर फॉर डेंजरस मटेरियल्स। बहुत से कारखानों में विस्फोटक, तेजाब, ज्वलनशील या जहरीली गैसों का प्रयोग किया जाता है। कारखाने में जब भी इस प्रकार के पदार्थों को प्रयोग में लाया जाए तब विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, ठीक है। तो विस्फोटक एक पॉइंट दिया इसने, विस्फोटक, दूसरा तेजाब, ज्वलनशील, जहरीली गैस, इन सब का प्रयोग अगर कारखाने में किया जा रहा है तो इनके साथ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष सावधानी से तात्पर्य यह होता है कि इनको जो है उचित देखभाल यानी कि केयर के साथ इनको रखा जाए, ताकि वहाँ पर आम आदमी ना आ जा सके उस एरिया के आसपास। जैसे देखे होंगे एलपीजी गैस का जो सिलेंडर गोदाम होता है, उस एरिया के आसपास बाउंड्री बना दी जाती है कि लोग उस एरिया के आसपास जो है, यानी कि जो गोदाम होता है उसके थोड़ी दूर में सराउंडिंग एरिया में जो बाउंड्री बना दी जाती है, ताकि लोग आसपास जो है ना भटक सके। नहीं तो बीड़ी सिगरेट पी करके फेंकने की बड़ी गंदी आदत होती है, और कोई ज्वेलसी बस भी कुछ नहीं तो माचिस की तीली जला के फेंकती है, ये सब बातें होती है। तो विस्फोटक में जैसे आपका RDX होता है, जिलेटिन होता है, डायनामाइट होता है, ये सब बड़े बड़े विस्फोटक हैं। अब अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग कंपनी, अलग अलग काम है। जैसे अब पत्थर तोड़ने वाली कोई कंपनी है तो क्या करेगी, वो तो जिलेटिन या RDX लगा करके पत्थर को उड़ाएगी, ब्लास्ट करेगी, उसका वही काम ही है, ठीक है। तो विस्फोटक जहाँ रखे जाएं वो बहुत ही सावधानी पूर्वक रखे जाएं, उस कमरे के आसपास सामान्य लोग ना आ जा सकें, नहीं तो कहीं से भी चिंगारी की जरा सी लो पहुंच गई, और या फिर ऐसे कमरे में रखा जाए जहां शॉर्ट सर्किट वगैरह का भी डर ना हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना हो, शॉर्ट सर्किट हो गया पता लगा धड़ाम 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 पूरा उड़ गया सब कुछ। तो दिवाली के टाइम में अक्सर आप सुनते भी होंगे, दिवाली आने वाली है, उस टाइम जो ये अपना क्रैकर्स बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, क्रैकर का मतलब यही गोला बारूद, तो गोला बारूद बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें जो है सब अवैध लाइसेंस ले करके, मतलब अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के बनाते रहते हैं, कहीं अपने घर में कहीं पर, और विस्फोट हो जाता है या किसी कारण से आग लग जाती है, पूरा ब्लास्ट कर जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो सब असावधानी की वजह से होता है। ऐसे तेजाब है, तेजाब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कहीं ऐसी जगह आप ऐसे ही रख दिए, रास्ते में चलते फिरते, किसी का हाथ लग गया, किसी का पैर लग गया, कुत्ता बिल्ली बगल से गुजरा तो ढकेल दिया, गिर गया, क्या होगा, तेजाब फैल जाएगा, जिस आदमी के शरीर के ऊपर गिर जाएगा जो है
उस आदमी का शरीर पूरा जल जाएगा। दूसरा तीसरा पॉइंट है आपका ज्वलनशील। कोई भी ज्वलनशील मटेरियल हो, उस ज्वलनशील मटेरियल में आपका पेट्रोल भी आ सकता है, डीजल भी आ सकता है, केरोसिन ऑयल भी आ सकता है, या दूसरे ज्वलनशील मटेरियल में गैस भी हो सकती है आपकी। इससे आगे लिखा है जहरीली गैस, तो जहरीली गैस अलग बात हुई, ज्वलनशील गैस में एलपीजी आ सकती है आपकी, ठीक है या और भी गैसें होती हैं, मीथेन, प्रोपेन, तमाम गैसें होती हैं जो फैक्ट्रियों वगैरह में यूज करी जाती हैं कटिंग के लिए। तो इनसे ज्वलनशील गैस वगैरह के आसपास भी लोगों को, सामान्य लोगों को नहीं भटकना है, कुल मिला के स्पेशल केयर में उसको रखना है। और ऐसे कमरे में रखना है जहाँ बिजली उजली ना हो, शॉर्ट सर्किट उर्किट होने का डर ना रहे भाई। दूसरा विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। बस ठीक है, और क्या बताया जाए। हाँ, एक बात ये बोलना चाह रहा था, जहरीली गैस जैसे नाम लिया था, जहरीली गैस तमाम जहरीली गैस है, अमोनिया जैसे है, अमोनिया जहरीली गैस है, सूंघ लेंगे थोड़ी देर अगर तो डेड हो जाएंगे। ऐसे ही और भी गैसें हैं, हमको नाम वाम याद है नहीं इतना, क्योंकि ज़रूरत कभी लगती नहीं ये सब चीज़ें। केमिकल इंजीनियरिंग जो पढ़ा होगा उसको पता होगा सब। तो जैसे आप लोगों के बगल में इंडोगल्फ फैक्ट्री है, इंडोगल्फ का नाम फिलहाल तो अब इंडोरामा हो गया है। तो उस फैक्ट्री में यूरिया खाद बनाई जाती है, अमोनिया गैस का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगर गलती से कभी अमोनिया का लीकेज हो गया तो क्या होगा, अमोनिया पूरे वातावरण में फैल जाएगी, पूरे वातावरण में फैल जाएगी, फिर क्या होगा, जहरीली गैस सूंघ लेंगे आप, जहरीली गैस सूंघ लेंगे, इससे हमारे फेफड़े के अंदर जाएगी, तो फिर थोड़ी देर बाद आदमी मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, डेड हो जाएगा फिर, ठीक ना। तो अमोनिया अगर कभी आपके क्षेत्र में फिलहाल ये व्यवस्था है, अमोनिया गैस की है, आ रही है, तो इसलिए एक सावधानी भी आप जान लीजिए कि अगर कभी ऐसी बात हो जाए, अमोनिया लीकेज हो जाए, तो क्या करिए, ज़मीन पर लेट जाइए। ज़मीन पर लेट जाइए तो 3-4 फीट ऊपर ही, ज़मीन से 3-4 फीट ऊपर ही अमोनिया बहती है, तो आप बच जाएंगे। जैसे एक भोपाल गैस त्रासदी आप सुने होंगे, सन 1985-86 का आसपास हुआ था। मैं एग्जैक्ट डेट देख के बता दे रहा हूँ आपको। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है यह 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ठीक। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यह गैस थी जो कि लीक कर गई थी और बहुत सारे लोग इसमें डेड कर गए थे। फैक्ट्री में जो काम करने वाले थे वो तो थे ही, साथ में गैस बहुत दूर में फैल गई थी, तो बहुत दूर के एरिया में प्रभावित किया था, बहुत सारे लोग डेड कर गए थे। तो मेरा बताने का तात्पर्य है कि इन सब चीज़ों के साथ बड़ी ही सावधानी बरतना चाहिए। जहाँ पर भी फैक्ट्री में इनका स्टोर किया जा रहा है, कलेक्शन किया जा रहा है, तो सावधानी पूर्वक इनको रखा जाए और विशेष अनुरक्षण में रखा जाए, सामान्य लोगों का आवागमन उधर से ना हो। ये एक जीके भी है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, बताइएगा। 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, आपको वो बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अस्वस्थता या थकान, इलनेस आर टायर्डनेस। अब इसमें कुछ समझाने वाली विशेष बात है नहीं, लिखा है तो देख लीजिए। कभी कभी श्रमिक आर्थिक तंगी के कारण बीमार या कमज़ोर होते हुए भी कार्य पर आ जाते हैं तथा चक्कर खाकर या कमजोरी के कारण मशीन पर गिर पड़ते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं भाई। मजदूर वर्ग जो है आपका वैसे भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है और दिन भर बेचारा कमाता है, तो शाम को अपना भोजन करता है, ठीक है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और अगर वह बीमार है फिर भी कोशिश करता है कि काम से गैप ना करे, काम पर जरूर जाए, 2 पैसा उसी से आना है, उसी से परिवार का भरण पोषण होना है।
तो इसलिए क्या होता है कि 2 पैसे के लालच में वो काम पर चला जाता है, बीमार होते हुए भी या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी, और वहाँ पर चक्कर वगैरह आ गया, चक्कर आ जाता है भाई कमज़ोरी की वजह से, या अधिक तेज़ धूप में काम करना पड़ रहा है तब चक्कर आ गया और गिर गया तो दुर्घटना का शिकार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए तब नेक्स्ट पॉइंट है नशे की आदत। ये दुर्घटना का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, टॉक्सिकेशन। बहुत से कारीगर नशे की आदत के चलते नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी नशे की अवस्था में ही कारखाने में चले जाते हैं। ऐसे कारीगर स्वयं तो दुर्घटना के शिकार होते ही हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा हो सकते हैं। क्लियर बात? तो नशे की हालत में किसी भी कारीगर को कार्य पर नहीं जाना है, चाहे वह कारखाने में हो या कारखाने से बाहर हो, क्योंकि वह अपनी सामान्य स्थिति में नहीं होता है। वह कारीगर नशे की अवस्था में, और उसके पैर जो है लड़खड़ाते रहते हैं, इधर उधर वो गिर सकता है, जिंदा तार को पकड़ सकता है, या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिर सकता है, तो या किसी चलती हुई मोटर वगैरह या मशीन पर गिर सकता है। तो तमाम तरह के दुर्घटना होने के चांसेस हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए नशे की हालत में कार्यशाला के अंदर प्रवेश वर्जित है, निषिद्ध है। ठीक, प्रोहिबिटेड। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो आएगा आपका वैद्युतिक दुर्घटनाएं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, फिर विद्युत झटका लगने के कारण, और उसका फिर क्या है विद्युत झटका लगने के कारण होने वाली शारीरिक हानियाँ। ये सब पॉइंट्स हैं, एक एक पे चर्चा करा जाएगा। इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ छात्रों तक और पहुंचाएं। अभी भी सब्सक्राइबर्स कम हैं, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हो सकता है फिर मैं लाइव क्लास भी लेने लगूं। अभी तो रिकॉर्डेड करके उसको लाइव पे लगाता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा और चैनल को मोटिवेट करिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। और वैसे मैं CTI ट्रेंड इंस्ट्रक्टर तो नहीं हूँ, मैं CTI ट्रेंड हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सही तरीके से बातों को एक्सप्लेन कर ले जाता हूँ। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों का सजेशन कोई हो तो आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।